आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 के मूल्यांकन के बारे में। कल के वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम देखेंगे उस अधिनियम के गुण दोषों के बारे में। ये जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है, एमए के सिलेबस का भी हिस्सा है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमियां क्या थी। जो ब्रिटिश लेखक हैं कोपलैंड, उन्होंने कहा था कि ये 1935 का भारत शासन अधिनियम एक रचनात्मक राजनीतिक विचार की बहुत बड़ी सफलता थी और इसके कारण भारतीयों के भाग्य का हस्तांतरण जो है अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में संभव हो पाया। लेकिन कोपलैंड के विचार को हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी। मदन मोहन मालवीय ने कहा था, ये एग्जाम में आया था ये सवाल, कि ये किसका कथन है कि नया अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से कुछ जनतांत्रिक शासन व्यवस्था से मिलता है परंतु भीतर से खोखला है। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 को भीतर से खोखला पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। इसके अलावा राजगोपालाचारी ने कहा था कि नया संविधान तो द्वैध शासन से भी बुरा है, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम से भी बुरा बताया राजगोपालाचारी ने। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि 1935 की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई, मौलिक रूप से खराब तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत करने योग्य थी। अब इनसे एग्जाम में कई सवाल आते हैं कि ये कथन किसका था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो कथन है ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र, किसका घोषणा पत्र? दास्ता का घोषणा पत्र किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने कहा कि भारतीय संघ की रूपरेखा ऐसी बनाई गई है कि वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास नहीं हो सकता। इस अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नरेशों को, जमींदारों को तथा वो लोग जो भारतीय स्वतंत्रता के विरोधी थे उनसे अपनी मित्रता मजबूत करने का कार्य इस अधिनियम के माध्यम से किया है। इसके अलावा पृथकतावादी निर्वाचन पद्धति का, जो भारत के हितों के बिल्कुल विरुद्ध थी, अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा थी, उसका और अधिक विस्तार कर दिया है। यानी अलगाववादी प्रवृत्तियों को, भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली जो ताकतें थी उनको और बढ़ावा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटिश सरकार ने अपना नियंत्रण ज्यों का त्यों रखा है। जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों में और इजाफा कर दिया गया है, पहले से ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। इसीलिए मौलाना आज़ाद ने कहा कि इस अधिनियम में अनेक दोष थे। इसके अलावा इस अधिनियम में जो कर रहे थे अंग्रेज, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे कि हमने प्रांतों में द्वैध शासन जो है समाप्त करके प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया है, केंद्र में भी हमें आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया गया है। ये कहने को बातें थी, सच्चाई ये थी कि गवर्नर, प्रांतों में गवर्नर तथा केंद्र में गवर्नर जनरल के पास विशेषाधिकार मौजूद थे, तानाशाही शक्तियां मौजूद थी, स्वेच्छाचारी ताकतों में कोई कमी नहीं आई थी। इस अधिनियम की न केवल भारतीयों ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इसकी आलोचना की थी। क्लीमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब क्लीमेंट एटली ही भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी भारत शासन अधिनियम 1935 का विरोध किया था। क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद की कॉमन हाउस में कहा था कि इस प्रस्ताव का केवल एक ही मुख्य तथ्य है, वो है अविश्वास। इसमें विश्वास का कोई नाम ही नहीं है। बोले ऐसा अधिनियम किस काम का जिसमें भारतवासियों को अपनी विदेश नीति और अपनी इनकम नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा विधान प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें कहने को तो शासन भारतीय करेंगे, लेकिन उन भारतीयों के शासन पर हर तरफ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और इसमें एक बात छोड़ दी गई है, वो है भारतीय जनता। यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिनियम ये नहीं है। ये आलोचना क्लीमेंट एटली ने की, एक ब्रिटिश सांसद ने की। तो न केवल भारतीयों ने बल्कि ब्रिटिश संसद के सदस्यों ने भी इसका विरोध किया था। तो इसकी कमियां क्या थी उन पर देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो प्रावधान था वही दोषपूर्ण था।
इसके अंदर यद्यपि संघ के सारे लक्षण मौजूद थे कि भाई केंद्र राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, कठोर और लिखित संविधान किया गया, केंद्र राज्यों में विवाद का निर्णय करने के लिए अखिल ये संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी कारण ये था कि इसके अंदर ये एक बेजोड़ मेल था। देसी रियासतों को शामिल करने का प्रावधान जिसमें निरंकुश राजा राज करते हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रांत थे जहां आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन पहले चला आ रहा था। तो दोनों का बेजोड़ मेल इसके अंदर कर दिया गया था। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि देसी रियासतें शामिल नहीं होंगी, तो जानबूझकर उन्होंने ऐसा प्रावधान किया था, क्योंकि कोई भी राजा अपनी सत्ता क्यों छोड़ेगा। तो उन्होंने एक बेजोड़ व्यवस्था इसके अंतर्गत की थी। इसके अलावा इसमें भारतीयों को न तो सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, बल्कि भारतीयों को न तो आत्मनिर्णय का अधिकार मिला, न ही समान नागरिकता का प्रावधान था, और संघीय हस्तक्षेप में भी समानता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इसमें अवशिष्ट शक्तियां जो थी, जैसे फिलहाल हमारा जो संविधान है भारत का, इसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय संसद को दी गई हैं। लेकिन 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां भी किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। इसीलिए चिंतामणि और मसानी ने कहा था कि हमें सभी अवांछित लक्षणों से पूर्ण एक लंगड़ा संघ दिया जा रहा है। दूसरा, इसमें प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम मात्र था। कहने को तो ये कहा गया था कि हमने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया है, लेकिन वास्तव में वो भ्रम किस लिए था? क्योंकि एक तो गवर्नर के नियंत्रण से स्वतंत्रता नहीं दी गई थी और गवर्नर के पास विशेषाधिकार मौजूद थे। तो गवर्नर जनरल और गवर्नर को प्रांतीय शासन में हस्तक्षेप के जो व्यापक अधिकार दिए गए, जो निरंकुश शक्तियां दी गई, उससे प्रांतीय स्वशासन एक मजाक मात्र बनकर रह गया। प्रांतों में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गवर्नर ही ताकतवर होता था। तो ये गवर्नर को जो ज़्यादा शक्तियां दी गई मुख्यमंत्री की तुलना में, मंत्रियों की तुलना में, इससे ये एक मजाक बनकर रह गया। उम्मीद तो ये थी कि गवर्नर मंत्रियों की सलाह से शासन करेगा, लेकिन गवर्नर वास्तव में अंग्रेज होते थे और उन्होंने मंत्रियों की सलाह को नकारना शुरू कर दिया, अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का खुलकर प्रयोग करना शुरू कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस की मीटिंग में कहा था कि ये कहना कि ये विषय हस्तांतरित है बिल्कुल छल और धूर्तता है, क्योंकि वास्तविक उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों के पास ही सुरक्षित है। गवर्नर, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश मुकुट तथा संसद को जो इतनी बड़ी शक्तियां दी गई हैं, इससे प्रांतीय स्वशासन न के बराबर मिला है, जिसे कि भारतीयों का सबसे बड़ा पुरस्कार बताया जा रहा था। कहने का मतलब प्रांतीय स्वशासन एक मजाक मात्र था। तीसरी, संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था, इसकी बात हम कर ही रहे थे अभी कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, बड़ा प्रतिक्रियावादी था। इसमें इतने ज़्यादा अधिकार गवर्नर जनरल को थे कि वो न केवल संघीय शासन में बल्कि प्रांतों के शासन में भी हस्तक्षेप कर सकता था। गवर्नर के पास भी विशिष्ट उत्तरदायित्व के नाम पर अनेक शक्तियां सुरक्षित रख दी गई थी। तो सारा का सारा अधिनियम इन संरक्षणों से भरा पड़ा था, जिससे ब्रिटिश सरकार के हितों की पूर्ति होती थी, भारतीय हितों की पूर्ति नहीं होती थी। चौथा, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 था, उस मार्ले मिंटो अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की नींव रखी गई थी। उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अभी मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व क्या है? उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि यदि किसी सीट से मुस्लिम चुनाव लड़ता है, जो सीट मुसलमान के लिए आरक्षित है, तो उस सीट से न केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा बल्कि वोट डालने वाले वोटर भी मुस्लिम होंगे। सभी को वोट डालने का अधिकार वहाँ नहीं होगा। तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का न केवल मुस्लिमों के लिए इसको जारी रखा गया भारत शासन अधिनियम 1935 में, बल्कि एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियन को, ईसाइयों यानी हरिजनों तक पर इसे लागू किया गया। बल्कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारतीय हरिजनों को, दलितों को हिंदुओं से अलग करने की साजिश रची, ताकि भारत का राजनीतिक वातावरण विषैला हो जाए और भारतीयों की एकता नष्ट हो जाए और ब्रिटिश साम्राज्य इस देश में बना रहे। इसके अलावा इस अधिनियम में भारतीयों को आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं था, यानी भारतीय अपने भाग्य विधाता नहीं बन सकते थे। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद को था। संघीय व्यवस्थापिका या प्रांतीय विधान मंडलों को उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं था। यानी सर्वोच्च सत्ता किसके पास निहित थी? ब्रिटिश संसद के पास निहित थी। इसके अलावा जो संघीय न्यायालय था, वो भी न्याय का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था।
लंदन की प्रीवी काउंसिल संघीय न्यायालय के ऊपर अधिकार रखती थी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके अलावा भारत मंत्री का पद समाप्त नहीं किया गया। यद्यपि भारत परिषद खत्म कर दी गई, लेकिन भारत मंत्री का पद यूं का यूं बरकरार रखा गया। कहने का मतलब भारतीयों को अपने भाग्य विधाता बनने और आत्मनिर्णय का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए मिस्टर एटली ने कहा था कि अधिनियम में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्य नहीं था और न ही इसकी कोई गुंजाइश थी। तो उपरोक्त कमियों के आधार पर हम 1935 के अधिनियम की विवेचना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसको वांछित सफलता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल और गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व और स्वेच्छाचारी शक्तियां देकर स्वशासन की दिशा को और उत्तरदायी शासन की प्रगति को रोकने का कार्य किया, उसमें बाधा डालने का कार्य किया। तो आज हमने चर्चा की 1935 के भारत शासन अधिनियम की कमियों के बारे में, लेकिन इसका महत्व ये था कि इसमें भारतीयों को शासन का बहुमूल्य अनुभव का लाभ मिला। प्रांतों में जो उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ और भारतीय मुख्यमंत्री और मंत्री बने, तो उसमें शासन संचालन की क्षमता का विकास हुआ, राजनीतिक जागृति का निर्माण हुआ और मताधिकार का विस्तार करने से वोटिंग राइट जो था भारतीयों को मिला, स्त्री और पुरुष दोनों को। यद्यपि ये केवल 15% आबादी को भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको वोट कैसे डालते हैं, सरकार कैसे बनती है, सरकार का संचालन कैसे होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिली, राजनीतिक शिक्षा भी मिली और स्वतंत्रता के लिए उनकी ललक और बढ़ गई। क्योंकि इस अधिनियम का महत्व तो इसी बात से जो है स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान के 395 में से 250 से अधिक अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से कॉपी किए गए हैं। तो एक संसदात्मक शासन प्रणाली की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम था। तो आज हमारी ये चर्चा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप भारतीय शासन अधिनियम की जो कमियां थी उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।